बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में आज भी दहेज प्रथा एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हर रोज देश भर से ऐसे मामले सामने आते हैं जब महिलाओं पर हिंसा की जाती है, केवल और केवल दहेज के लिए। हालांकि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए भले ही कानून बनाए हों और इसके बाद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि देश में हर साल हजारों महिलाओं की मौत की वजह दहेज बना है। और इस बीच मध्य प्रदेश के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। इस मुद्दे पर बड़ी बहस से पहले ये हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं पर दहेज प्रताड़ना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों ने सबको परेशान कर दिया है। यहाँ हर दिन एक महिला की मौत दहेज के कारण हो रही है। ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 18 महीनों के भीतर 719 महिलाओं की मौत दहेज के कारण ही हुई है। अब जरा नजर डालते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। विधानसभा में पेश हुए चौंकाने वाले आंकड़े। पिछले 18 महीनों में 719 दहेज हत्या के मामले दर्ज। हर दिन दहेज के कारण हो रही एक महिला की मौत। 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच कुल 21 दहेज हत्या के केस दर्ज। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ये संख्या बढ़कर 459 हो गई। 2025 के पहले 6 महीनों में ही दहेज संबंधी मामलों में 239 महिलाओं ने जान गंवाई। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में होती हैं देश की 70% दहेज हत्याएं। सख्त कानून होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही समस्या। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करें। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, तुरंत एफआईआर हो, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें। कटिबद्धता के साथ दहेज की कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। बार बार जब ये कहता हूँ कि महिला होना, बहन का मध्य प्रदेश में रहना दुर्भर हो गया है। जिस तरह की आर्थिक अराजकता है, हमारी जो बहनें हैं उनका 30 बेटियों का रेप होता है नवजात के साथ, 21 बेटियां और बाकी अलग अलग प्रकार के दुराचार। ये इतनी बड़ी अराजकता भयावह है। इसको अगर सोचे तो एक हमारी बेटियों का अपहरण होता है, अद्भुत अकल्पनीय घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा। फिर मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश में होती है तो सरकार नाराज होगी, फिर मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेगी। ये दहेज उत्पीड़न जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो मोहन भैया, ये आप गृह मंत्री हो मोहन बाबू, तो इसका तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कहने लग जाओ बहनों का अपमान, बहनों का अपमान। बहनों का अपमान तो तब होता है जब 3000 का उनसे वादा करते हैं और 1200 रुपये देते हैं, तो 3000 दो तो बहनों का सम्मान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी किसी भी तरह की यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है, तुरंत एफआईआर हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कटिबद्धता के साथ इस तरह की कुरीति समाप्त हो, उसका पूरा प्रयास हम सबको करना ही चाहिए। ये आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब पूरा देश हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की भाटी की दहेज मांग को लेकर जलाकर हत्या किए जाने की घटना से गुस्से में है। ऐसे में मध्य प्रदेश के आंकड़ों ने भी सबको परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में दहेज प्रथा पर कानून रोक लगे 6 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हर दिन कम से कम एक महिला दहेज उत्पीड़न की शिकार होकर अपनी जान गंवा रही है। जमीनी हकीकत बेहद भयावह है। टीवी 27 न्यूज के लिए भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो
मध्य प्रदेश में किस तरीके से दहेज के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, ग्राफिक जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन दहेज के कारण एक महिला की मौत हो रही है। 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 21 मामले दर्ज हुए हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अगर बात करें 2024 में, तो इसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 239 है। और इसके साथ ही 70% ऐसे मामले हैं जो दहेज की हत्याएं यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो सख्त कानून बना है, बावजूद इसके ये समस्या जो दहेज उत्पीड़न वाले मामले हैं वो खत्म होते नहीं नजर आ रहे हैं। पिछले 18 महीनों का अगर हम जिक्र करते हैं अगर मध्य प्रदेश में, तो 719 मौतें हुई हैं। और ऐसे में अगर हर दिन की हम बात करें तो दहेज के कारण हर दिन एक महिला की मौत हो रही है। तो लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये बेहद हैरान करने वाले हैं कि कानून इतने सख्त बने हुए हैं। और अगर नियमों की हम बात की जाए, कानून नियम सब बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आखिर क्यों इतने मामले सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर भी नजर आ रही है। क्योंकि सरकार की अगर हम बात करते हैं तो तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो चाहे हम लाडली बहना योजना का जिक्र करें या फिर अन्य तमाम सारी तरीके की ऐसी योजनाएं चलाई जा रही जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम भी लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बावजूद आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और ये जो मामले हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि इतने सख्त कानून बनाने के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में और सुधार करने की बात कही जाती है सरकारों की तरफ से, बावजूद इसके। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जन जागरूकता अभियान की भी बात करें तो जन जागरूकता अभियान भी सरकारों की तरफ से और तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो उनकी तरफ से भी चलाया जाता है, लेकिन फिर आखिर कहां कमी रह जाती है, कहां पर वो खामी, कहां पर चूक रह जा रही है कि जो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार मामले जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, अनसुलझा सवाल हम कह सकते हैं कि वो नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वंदना त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई। हिमानी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरिता रजनी जी, काउंसलर हैं फैमिली कोर्ट की। सरिता रजनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा सरिता रजनी जी, क्योंकि अब जिस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं अभी, क्योंकि अब मैं अगर किसी और के पास जाऊंगा, वंदना जी के पास या हिमानी जी के पास, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर जाएंगे। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है जो इतने बड़े मामले दर्ज होते नजर आ रहे हैं। हम सरकारों की बात करें तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठाए जाते हैं, सरकार कोई भी हो, खासतौर पर मध्य प्रदेश की सरकार और भी कदम उठाती नजर आ रही है। एनजीओ की हम बात करें, वो भी अलग अलग एनजीओ जन जागरूकता अभियान फैलाते हैं, सरकारों की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। फिर कहां पर ये चूक रह जा रही है कि इतने मामले दर्ज होते नजर आ रहे हैं, हर दिन एक महिला की हत्या हो रही है। सरिता जी, आवाज आ रही है आपको? सरिता जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है सरिता जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। और वंदना जी, तब तक मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये मामले दर्ज हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर साबित होती नजर आ रही है। महिलाओं से, बहन बेटियों से जो वायदे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण के तौर पर जो दिया गया कि लाडली बहना के तहत 3000 की बात कही गई, लेकिन 1200 रुपए देकर के उनको आश्वस्त किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अब नहीं आगे दिया जाएगा, 3000 तक हम इस योजना को लेकर जाएंगे। ये भी एक बड़ी वजह है, कांग्रेस मानती है। मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है, आप बोलिए। जी, नमस्कार सम्मानित पैनल को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रश्न कौन उठा रहा है? माननीय जीतू पटवारी, जिन्होंने हाल ही एक बयान दिया था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मतलब इस प्रकार के प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति है जो महिलाओं में कभी रस पर चाशनी ढूंढता है, कभी महिलाओं को कहता है कि वो सबसे ज्यादा शराब पीती, खासकर कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। अब जब दहेज के मामलों पर आ जाए, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है और इसे हम भाग में या इस प्रकार से राजनीतिक स्तर पे ना देने की बजाय एक सामाजिक तौर पर देखें कि अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुरीति से, कुनीति से
महिलाओं को इजाफ दिया जा सकता है। और इसीलिए हमने कोशिश करी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश करी कि खासकर की जो हमारी गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको आर्थिक बल दिया जाए। और इसीलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई, चाहे मध्य प्रदेश में आप देखिए कन्या विवाह योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, निकाह की योजना हो, या अभी हम कहें तो उज्ज्वला और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो इसीलिए चलाई जा रही हैं ताकि हमारी बहनें सशक्त, जब हमारी बहनें सशक्त होगी तो परिवार में उनका ओहदा बढ़ेगा और उन्हें दहेज जैसी एक जहर, दहेज को मैं एक जहर ही कहूंगी, तो समाज के लिए जहर है, उस तरह की कुरीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह किसी परिवार में करता है तो वो ये सोचकर नहीं करता है कि आगे चलकर उसकी बेटी को उस घर में पैसों के लिए, जेवरों के लिए, कभी बर्तनों के लिए, कभी विभिन्न प्रकार के आप घटनाएं देखते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए प्रताड़ित किया जाता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक तो कानून बनाना है जो हमने बनाया है, सख्ती से उसका पालन भी कराया है, और उसके साथ साथ है महिलाओं को सशक्त करना। लखपति दीदी, द्रोण दीदी, विभिन्न प्रकार के जितने भी स्व सहायता समूह वो भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है वंदना जी, यहीं पर सवाल इसीलिए खड़ा हो जाता है कि सरकारें इतना प्रयास कर रही हैं, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है और जब एग्जाम हुआ वो फेल हो जाए, तो वो हम ये कहें, उनके परिजन कहें कि नहीं भाई ये रात दिन तो पढ़ाई कर रहा था, फिर आखिर फेल कहाँ हो गया? तो जब कॉपी में नहीं लिखा होगा उसने कुछ तभी फेल हुआ है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां पर चूक हो रही है, कहां पर एक वो कौन सा पॉइंट है जिसको हम नजरअंदाज कर पा रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है, आत्मनिर्भर कर रही है महिलाओं को, फिर आखिर क्यों आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं? सवाल यहाँ पे आकर फंस जाता है। बेटियों को, बहनों को आत्मनिर्भर करना सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अब रही बात दहेज प्रथा की, डाउरी की, तो देखिए वो तो एक सामाजिक जिम्मेदारी थी और उसके लिए आपने देखा बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं और वो भी जन जागरूकता का कार्य कर रही हैं। सरकार भी बड़े कानून लाकर कोशिश कर रही है कि इस प्रकार की चीजें न हों, लेकिन अगर फिर भी इस तरह की चीजों का हमारी बहनें शिकार होती हैं तो सरकार ये इस ओर ध्यान देती है कि अगर कभी पर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उस परिवार के लोगों पर, जो भी उस बहन या बेटी पर बहन या बेटी के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, उन पर सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा, उन्हें सबसे सख्त सजा दी जाए। देखिए दहेज प्रथा हमारे उत्तर भारत में ज्यादा दहेज देने का, अपनी बेटियों को अलग सामान और सारी चीजें देने का, माता पिता का जो इंटेंशन रहता है वो ये रहता है कि हमारी बेटी अपने ससुराल जा रही है तो एक गिफ्ट के तौर पे। नहीं, वो तो कोई भी पिता नहीं चाहता। एक जो भी पिता होता है वो गरीब हो अमीर हो, हर पिता हर बाप ये अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है, उसकी जितनी सक्षम होता है वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपने बेटी को ना दे, कुछ ना दें। कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा। ठीक है, आएंगे आपके पास। हिमानी जी, सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी कह रही कि भाई आप लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं, आप लोग खुद महिलाओं का सम्मान करते नहीं हैं। आपके नेता कभी बोरी में बंद करने की बात करते हैं लाडली बहनों को और कभी शराबी बता देते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, महिलाओं को मजबूत किया जाए। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेना, पर मैं जैसा आपने बोला आरोप प्रत्यारोप, जिसकी जिसकी जिम्मेदारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, तो समाज होने के नाते, विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष में है तो ज्यादा जिम्मेदारी उनकी रहेगी। उसे आरोप कहें, प्रत्यारोप कहें, कुछ भी बोलें, पर उनको उनकी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाने देंगे। ये मध्य प्रदेश जो है ये ऐसे जहाँ पर गौरवशाली आदिवासी समाज रहता है जिसमें दहेज की प्रथा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर शादियां आपने भी अगर देखी हो, पर एक ये जो सोच है जिसमें अभी आपने भी बोला, योगेश जी माफी के साथ बोलूंगी, या जैसे अभी सब मतलब जनरली हमारे मुंह से निकल जाती है कि हर बाप अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। क्यों करता है?
क्यों उसकी बेटी को वो जब किसी के घर भेजेगा तो उसे उसके पूरे जीवन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इवन आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ यहाँ पर किसी पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रही हूँ, आप चीज को समझिए कि हम लोगों ने अपने मन के अंदर इस चीज को कहीं ना कहीं गहरे में बसा लिया है। ये हर पिता की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उसकी हैसियत हो, पर वो लड़के वाले उसकी हैसियत को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि उससे ज्यादा मिलना चाहिए और उसी के परिणाम स्वरूप ये 719 घटनाएं आती हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए इसलिए चिंताजनक है कि जब बहुत बड़ी आबादी या आदिवासी समाज की रहती है जिनमें दहेज प्रथा का प्रावधान ही नहीं है, उसके बाद 719 बेटियां मर गई। और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो मर चुकी हैं, इसके अलावा जो अभी प्रताड़ित हो रही होंगी उनके आंकड़े तो सामने आए भी नहीं होंगे। मरने के बाद केस रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारी लड़कियां जीवन भर पिटती रहती हैं, प्रताड़ित होती रहती हैं। तो ये चिंताजनक है, इसके प्रति सरकार किसी भी चीज का बहाना लेकर बच नहीं सकती। और मैं समाज के नाते अपनी भी जिम्मेदारी बोलूंगी, आपकी भी बोलूंगी, और सरिता जी बैठी हैं वो तो इसी उससे बैठी हैं कि आप ये देखिए कि हमने इस कुप्रथा को इस हद तक अपना लिया है कि जो सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह में जो वो दी जाती है उसमें भी कुछ सामान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्यों ऐसी सामग्रियों को, कुछ दहेज की सामग्री, कुछ गिफ्ट्स, कुछ वो, क्या वो लड़के वाले इतने भी सक्षम नहीं होते कि वो अपने लिए पलंग? इसके लिए मुझे लगता है 1 घंटे की चर्चा फिर कम पड़ जाएगी, इसमें बहुत गहराई में फिर हमें जाना पड़ेगा। नहीं, इसमें फिर ना वो सरकार का जो आपने जिक्र किया, वो एक गिफ्ट के तौर पर कोई भी छोटी सी पूजा भी होती है तो अमूमन लोग आ रहा हूँ सरिता जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको आवाज नहीं मिली। ठीक है, आ रहा हूँ। हिमानी जी सुनिए, देखिए फिर हर पिता भी चाहता है अपनी बेटी को कि वो अपने से ऊंचे खानदान में, अपने से रिच फैमिली में वो अपनी बेटी की शादी करे। फिर ये दोनों तरफ की मानसिकताओं को फिर हमें देखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, उसको पैरों पर खड़ा कीजिए, उसको एक अच्छी बात, हाँ यही तो मैं भी कहता हूँ। मैं ये आपका पॉइंट अच्छा है, ये आपका पॉइंट अच्छा है, मैं इस पॉइंट को मानता हूँ। ठीक है, सेकंड राउंड में हिमानी जाऊंगा आपका। दहेज की प्रथा को बढ़ावा मिलता है, हाँ, उपहारों की, तो सरकार को चाहिए इन्हीं गिफ्ट्स को जो है इनके ऊपर से नकाब हटाए और बिल्कुल इस चीज को बैन कराए कि बिल्कुल भी दहेज की प्रथा बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब सरिता जी से हम संभाल लेते हैं। सरिता जी, एक बात तो ये कि सरकारों की तरफ से इतनी योजनाएं चलाई जाती हैं बहन बेटियों के लिए, उनको सशक्त मजबूत करने के लिए, फिर भी इतनी घटनाएं होती हैं। जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, हमने बताया कि एनजीओ की तरफ से भी चलाए जाते हैं, तमाम तरीके के सरकारों की तरफ से भी चलाया जाता है। क्यों इतनी घटनाएं आ रही हैं? दूसरा एक सवाल हिमानी जी का है कि जो सरकार भी सामूहिक विवाह का आयोजन कराती है, उसमें जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, उन पर भी बंदी करानी चाहिए। आपका क्या मत है? संख्या है या जो दर है वो किसी भी सरकार के बदलने से नहीं कम होती और ना ही बढ़ती है, क्योंकि अपराध जो है वो व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। व्यक्ति की जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता, वही उसी का परिणाम अपराध है। तो उसे कोई सरकार के किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम किसी को भी विदा करते हैं, है ना, जब हम बेटी को विदा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि पिता की ही इच्छा होती है, बेटियों की भी इच्छा होती है, पापा मुझे ये चाहिए। तो जब अपन बेटी को विदा कर रहे हैं तो क्या पिता अपनी बेटी की मांग के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार कोई चीज न दे? ये संभव नहीं। बाकी है कि सरकार उस पर अंकुश लगा सकती है, तो ये भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति जो जीवन में उसके 1 या 2 संतानें हैं, जब वो उनका विवाह करेगा, कोई भी शुभ अवसर उसके जीवन में होगा, तो उसने कमाया किसके लिए? बच्चों के लिए। बाकी अगर हम अपराध रोकने की बात करते हैं, हम लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। और अगर हम सिर्फ कानून बनाकर सोचते हैं कि अपराध रुक जाएंगे, तो ये हम गलत सोचते हैं। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारी जो प्रारंभिक पाठशाला है, वो हमारा परिवार है। हमारे परिवार में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, हमारे परिवार में ऐसे संस्कार होने चाहिए कि हमें कानूनों की जरूरत ही न पड़े। हम क्यों किसी सरकार पर आरोप लगाएं? अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, अगर हमने बच्चों को ये सिखाया है कि आप काबिल हो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तो कोई पति अपनी पत्नी को नहीं जलाएगा, कोई किसी और से, बेटी के पक्ष से मांग नहीं करेगा कि साहब मुझे काबिलियत नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मैं असक्षम हूँ, तो मुझे मेरी पत्नी के मायके से ही चाहिए। तो ये संस्कार जो हमने सिखाए, जो लालच है, ये प्रवृत्ति तो परिवार देता है। इसमें सरकार कहाँ से आई, इसमें कानून कहाँ से आया? मतलब अगर आपकी हम बात को मोटा मोटा समझें तो सीधे से अगर परिवार में संस्कार शुरुआत से ही दिए जाएं, अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो इस पर हम रोक पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं सर। अभी आप देखिए कि कोई भी माता पिता, यदि मान लीजिए उनके 2 बेटे हैं,
तो अगर उन्हें साइकिल दिलानी है, मोटरसाइकिल दिलानी है, शादी की उम्र होगी तो बोले रुक जा तेरे को दहेज में मिलेगी, हम अभी नहीं लेते, आज चेन नहीं खरीदते तुझे दहेज में मिलेगी, लड़की वाले तो देते ही है। तो ये पूरी सामाजिक रूढ़िवादिता पर इस पे सवाल उठने लगता है, क्योंकि फिर जो माँ बाप ये सोचते हैं उनको अपनी बेटी भी कल को विदा करनी होती है, तो ये भी सवाल है, सभी के साथ आ जाती है स्थिति। परिवार में बेटी ही नहीं है, एक या दो बच्चे हैं, वो भी दोनों बेटे हैं, तो अब क्या कहेंगे? ठीक है। क्योंकि हम लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, हमें लीगल अवेयरनेस कैंप में भी इस तरह की बातें आती हैं सामने कि हमें तो यही सुनने को मिला था, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि लड़की पक्ष वाले देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या सर? ठीक है। हिमानी जी, हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यही बात हो गई कि पहले आप किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके बाद आप ओवर प्राइस का इंतजार कर रहे हैं कि मिलने वाली है। तो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहती हूँ कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो किसी फ्री बाई स्कीम से ज्यादा इस बात पर जोर देना चाहिए कि जब तक तो चलानी पड़ेंगी जब तक इस लायक नहीं हो जाए कि हर बेटी इतना पढ़ ले कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए, कि वो उसको ससुराल माता पिता की तरफ ना देखना पड़े कि अगर उनको उनके घर वालों ने छोड़ दिया या ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया या मारा पीटा तो वो कहाँ जाएगी, उसके माँ बाप उसे रखेंगे, भाई भाभी रखेंगे या नहीं रखेंगे। वो अपने ऊपर इतनी, उससे जब उसके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी आएगा, ना उस पर कोई अत्याचार कर सकता है और करे तो वो अपना पालन पोषण खुद कर सकती है। तो सरकार, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिसकी भाई हम सामाजिक रूप से होने के नाते अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं, विपक्ष होने के नाते भी, कि समाज में जागरूकता इस बात को लेकर हमारे द्वारा भी फैलाई जानी चाहिए। लेकिन सरकार को शिक्षा के, रोजगार के, महिलाओं के लिए इतने अवसर बनाने चाहिए कि वो महिलाएं जो हैं इस हद पे प्रताड़ित ना हो, उन्हें अपने कानूनों की पूरी जानकारी हो कि अगर उनके साथ नहीं, कानूनों की जानकारी तो हिमानी जी, कानूनों की जानकारी तो हर बेटी को आज के समय में है। आज के समय में सोशल मीडिया जानी चाहिए। नहीं, कानून की जानकारी तो हर बेटी को है, मुझे लगता है। अगर ये सब चीजें होती ही तो बेटियां मर ना जाती। अब उसकी वजह, अभी एक उसकी वजह पे और आ रहे हैं। बंदे ने कहा ना कि ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, 1-2 घंटे मुझे कम पड़ जाएंगे इस पर अगर मैं चर्चा डीपली, और ये कागजी कार्रवाई पे नहीं। हिमानी जी, मैं बहुत ग्राउंड की बात बताऊंगा और ग्राउंड की बात करूंगा ना तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। अगर सब कुछ हो रहा है, मैं आऊंगा इन पे जब आप आंकड़े उठाएंगी, उनकी तहकीकात करेंगी, उन पर जीरो ग्राउंड पे जाएंगी कि आखिर किन वजह से हो रहा है, तो फिर कुछ और भी पाया जाए। वंदना जी, आप बोलिए। मैं उसका समर्थन करती हूँ। हर माता पिता जब अपनी बेटी जब पूरे संतान है उसमें एक बेटा है तो ये चाहते हैं कि दोनों के लिए बराबर जो भी हो सके वो कर सके। हर गरीब से गरीब माता पिता भी चाहेंगे कि अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव ना हो, और अगर वो उस इंटेंशन से विवाह के समय पे अगर बेटियों को दुख देते हैं तो वो उसको दहेज मानकर अगर ससुराल वाले प्रभावित कर जबरदस्ती कर अगर माता पिता पर प्रेशर डाल के कि नहीं इतने किलो सोना आपको देना है, इतने बर्तन देना है, ये गाड़ी देनी है, इस प्रकार की अगर ये चीजें होती तो ये अलार्मिंग है और उस विवाह को हमको रोक दिया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी माता पिता की। कई बार ऐसा होता है कि पहले से डिमांड जाती है, उसके बावजूद माता पिता ये सोचते हैं कि नहीं चलो अच्छे घर में शादी कर देते हैं, बाद में नतीजा ये कि बेटियों को आप बता दिया जाता है। अगर शुरुआत से आपको समझ में आ रहा है कि वो परिवार डिमांडिंग है, उसकी बहुत सारी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच है, तो पहले ही उस बात को रोक दिया जाए। दूसरी बात रही, हम हर व्यक्ति को या हर परिवार को या हर लड़के वालों को गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने 11 बड़े 11 रुपए के शगुन लेकर विवाह करते हैं। तो ये भी हम समाज में जागरूकता फैलानी है कि ऐसे भी लोग हैं 11 रुपए का शगुन लेकर लड़की ले आते हैं, ब्याह लाते हैं। और कई ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने जितना अपनी बेटी को दिया उससे ज्यादा सामने वाले ससुराल वालों ने बहुओं को दिया, उससे ज्यादा सोना चांदी दिया, उससे ज्यादा कपड़े दिए। तो हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, हम उनको रीति रिवाज भी हैं, कई क्षेत्रों में रीति रिवाज भी ऐसे चलते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। हाँ, माफ कीजिए क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए अब मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो जिस तरीके के जो मामले सामने आते हैं बेहद हैरान करने वाले आ रहे हैं, और खासतौर पर जो मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं दिल को दहला देती हैं और आघात पहुंचाती हैं दिल को सच में। तो ऐसे में समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, और आप भी जागरूक होइए और जो घटनाएं घटित हो रही हैं ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके।
सारी चीजें सरकारों के कंधे पर हम नहीं डाल सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी होती है, इसमें आपको सहभागिता निभानी पड़ेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 26।